नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो भाई जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो पिछले वर्ष में सवाल पूछे गए हैं वो सवाल मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो आज उसी कड़ी में ये आपका वीडियो नंबर 4 है, जिसपे हम लोग करेंगे रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। तो ये जो आपका आज का वीडियो नंबर है आपका 4। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और अभी तक आपके रसायन विज्ञान के कुल 3 वीडियो आ चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। और जो मैं ये सवाल करा रहा हूं ये सारे के सारे आपके गत वर्ष की किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और खास करके जो एस्पिरेंट आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो सेगमेंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान और संरचना, उसका ये वीडियो नंबर 3 है। परमाणु द्रव्यमान संरचना के 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 50 से लेकर के 73 तक के महत्वपूर्ण सवालों को, 1 से लेकर 49 तक के महत्वपूर्ण सवालों को पिछले 2 वीडियो से मैं कवर कर चुका हूं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है, जिसमें आपको बताना है कि देखो भाई, पहले सवाल में आपको क्या बताना है, किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या है। कोई भी रासायनिक यौगिक है उसकी न्यूनतम संभव इकाई क्या होगी। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर अणु। तो इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा मेरे प्यारे दोस्त वह जाएगा अणु के लिए। अब देखो अणु की विशेषता क्या होती है, अणु के गुणधर्म क्या होते हैं। तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अर्थात वह आपका स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, और यही गुणधर्म होता है आपके अणु का। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका क्या हो गया H2O, HCl, है ना। तो यह क्या होते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते, उस पर पार्टिसिपेट नहीं करते। यही गुण होता है आपके अणु का। तो इसके लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में आपको बताना है परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं, एवोगैड्रो द्वारा, डाल्टन द्वारा, न्यूटन द्वारा या फिर पास्कल द्वारा। तो जो परमाणु सिद्धांत दिया गया था यह आपके प्यारे महान वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन के द्वारा आपका परमाणु सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, चीजें यहां तक समझ में आ गई। अगला सवाल आपको दे रखा है, यहां पर आपको बताना है तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाले कण हैं। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि वह कण बताइए आप जो तरंग भी हो और कण भी हो। तो देखो जिस प्रकार से आपका प्रकाश होता है, प्रकाश में आपकी द्वैत प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि कहने का मतलब यह है प्रकाश जो होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ प्रकाश। ठीक है, प्रकाश में द्वैत प्रवृत्ति होती है। द्वैत प्रवृत्ति का मतलब क्या हो गया, यह आपका कण की तरह भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। तो उसी प्रकार से जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी आपका तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है। चीजें स्पष्ट हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहां पर आपको बताना है कि क्या दे रखा है, सवाल ये दे रखा है, निम्न में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो कि एम सेल में मौजूद रहती है। बताना है एम सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या रहती है। तो पहले यहाँ पे यह चीज समझो, KLMN, ये आपने पढ़ा होगा, KLM और N। ठीक है, तो K में कितनी संख्या रहती है, K में अधिकतम आपकी 2 रहती है, L में कितनी रहती है, L में 8 रहती है, और M में कितनी रहती है, 18 रहती है, और N में कितनी रहती है, 32 रहती है। तो यहाँ पर किस सेल के लिए पूछा है, यहाँ पर पूछा है आपसे M सेल के लिए। तो M सेल के लिए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आप बड़े प्यार से बता दोगे M सेल में 18 होती है। जबकि अगर आपसे K की भी पूछ दे तो K की बता दोगे भाई 2 होती है, L की पूछ दे तो आप बता दोगे 8 होती है, M की पूछ दे, M की सवाल में ही पूछा है 18 और N की 32 होती है। चीजें समझ आ गई। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर आपको यूरेनियम दे रखा है और बताना है इसके परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे। इस टाइप के पिछले वीडियो में मैंने सवाल कराए हुए हैं, यहां पर भी मैं बता देता हूं। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला आपका क्या है, A बराबर का P प्लस का N। मतलब A का क्या मतलब है, A का मतलब है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। अब पूछ क्या रहा है आपसे, न्यूट्रॉन की संख्या पूछी है। तो यहाँ पे देखो इसका जो यूरेनियम है, यूरेनियम की परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान कितना दे रखा है, यूरेनियम का यहाँ पे आपका परमाणु द्रव्यमान दे रखा है 238। और यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी दे रखी है, यानी कि परमाणु क्रमांक कितना है आपका 92, और न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन आपसे पूछा है, यानी कि 238 में आप 92 माइनस कर दोगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 146 आ जाएगा। ठीक है, चीजें समझ आ रही होंगी। ओके, चलिए अगला सवाल करते हैं। यहां पर आपको बताना है निम्न में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है या भेदन क्षमता सबसे उच्च होती है। तो देखो जो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है वह होती है आपकी यक्स किरणों की, यानी कि एक्सरेज की। जब ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 55 कर रहे हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछा है निम्न में से भेदन क्षमता किसकी सबसे अधिक होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर डेल्टा किरणें। तो देखो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर जाएगा, जो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है वह होती है आपकी गामा किरणों की। किसकी होती है, गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला सवाल 56 नंबर आपका दे रखा है। देखो 56 नंबर भी आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। यह भी आपका मतलब जितने भी सवाल मैं आपको करा रहा हूँ सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो 56 नंबर में आपको बताना है, जब कैथोड किरणें उच्च आणविक अणुभार के लक्ष्य से टकराती हैं तो वह उत्सर्जित करती हैं। मतलब जब कैथोड किरणें उच्च आणविक अणुभार के लक्ष्य से टकराती हैं तो वे क्या उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अल्फा किरणें, बीटा एंड गामा किरणें, एक्स किरणें या फिर धनात्मक किरणें। तो देखो जब कैथोड किरणें उच्च आणविक अणुभार या फिर आप कह सकते हो जिनका गलनांक बहुत अधिक हो उनसे टकराती हैं तो यह उत्पन्न करती हैं आपकी एक्स किरणें। क्या उत्पन्न करती हैं, एक्स किरणें। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पार्ट।
यानी कि थर्ड एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। चीजें समझ गए होगी। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है 57 नंबर सवाल है और सवाल में आपको बताना है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु भार में होता है, विभिन्न जो तत्व होते हैं विभिन्न तत्वों के परमाणु भार में क्या होता है, समान परमाणु संख्या और समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो भाई ये तो गलत हो गया, ठीक है। अगला क्या दे रखा है, भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यह भी चीज नहीं होती है। इसके बाद तीसरा नंबर क्या दे रखा है, भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या पूछा था आपसे, विभिन्न तत्वों में। विभिन्न तत्वों का मतलब क्या हो गया, अलग अलग तत्वों में। तो भाई अलग अलग तत्वों में परमाणु संख्या भी तो अलग अलग होगी और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की भी जो संख्या होगी वह भी आपकी अलग अलग ही होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर राइट आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका इरेज करने के लिए। अगला सवाल आपको दे रखा है, यहाँ पे बताना है रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र में परस्पर संबंध है, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र जो है इनमें परस्पर का संबंध कैसा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 58 और 58 के लिए जो सही उत्तर जाएगा वह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड के लिए। किसके लिए, ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपको दे रखा है, न्यूक्लियनों को किन उपकरणों का मिश्र माना जाता है। जो न्यूक्लियन होते हैं, न्यूक्लियन को किन उपकरणों का मिश्र माना जाता है। तो न्यूक्लियन को सीधा सीधा उत्तर है क्वार्क का मिश्र माना जाता है। किसका मिश्र माना जाता है, क्वार्क का मिश्र माना जाता है। अगला सवाल दे रखा है, नाभिकीय अवपात में क्या समाविष्ट होता है। जो नाभिकीय अवपात होता है उसमें क्या समाविष्ट होता है, अल्फा कण, बीटा कण, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो नाभिकीय अवपात होता है या न्यूक्लियर अवपात होता है उसमें आपके अल्फा कण भी होते हैं और बीटा कण दोनों होते हैं, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगला सवाल दे रखा है कि लोहे का 1 ग्राम परमाणु का अर्थ है, मतलब जैसे लोहा है, लोहे के 1 ग्राम परमाणु का अर्थ क्या होगा। देखो ऑप्शंस आपको क्या दे रखे हैं, 1.0 ग्राम लोहा, 55.8 ग्राम लोहा या 55.8 परमाणु द्रव्यमान इकाई या फिर इसके बाद 111.6 ग्राम लोहा। तो इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा वह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के लिए, क्योंकि यहाँ पे परमाणु की बात कर रहा है और मैंने पिछले 2 वीडियोस में आपको बताया था परमाणु को जो हम लोग व्यक्त करते हैं वो व्यक्त करते हैं एएमयू में। किसमें व्यक्त करते हैं, एएमयू में, और एएमयू आपका थर्ड ऑप्शन में दिया है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगला सवाल करो। अगला सवाल आपको दे रखा है, बताना क्या है यहाँ पर, किसी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण उनमें निम्नलिखित संख्या का भिन्न होना है, ठीक है। कोई भी जो समस्थानिक है, समस्थानिक में भिन्नता का कारण क्या होता है, ठीक है। तो जो समस्थानिक होता है कोई पदार्थ या कोई भी परमाणु, तो समस्थानिक का मेन कारण होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। काहे की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। चलिए अगला सवाल करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक है, जो आपका नाभिकीय रिएक्टर होता है, नाभिकीय रिएक्टर में जो विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि यूरेनियम का प्रयोग हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के लिए करते हैं, ठीक है। और जो आपका ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का हम लोग प्रयोग किस लिए करते हैं, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था। अगर आपको पता है तो आप इसका उत्तर फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। वैसे मैं बता देता हूँ, ग्रेफाइट का प्रयोग आपका मंदक के रूप में करते हैं, रेडियम का प्रयोग हम लोग वहां पर करते ही नहीं है। अब पूछा गया है सवाल में, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक है। तो भैया हमने बताया था आपको पिछले वीडियो की, रिएक्टर में विमंदक के रूप में आप क्या क्या चीजें यूज करते हो, मंदक के रूप में क्या क्या चीजें यूज करते हो। देखो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, साधारण जल, यूरेनियम, रेडियम, ग्रेफाइट, तो इनमें से तो कोई होगा नहीं। अब यहाँ पर जो सही उत्तर जाएगा वह जाएगा साधारण जल के लिए। अब देखो मंदक में क्या क्या चीजें यूज करते हैं, एक बार मैं पुनः से आपको रिपीट कर देता हूँ। मंदक के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं भारी जल का, साधारण जल का, है ना, भारी जल और साधारण जल। वैसे यहाँ पर ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में, यह चीज भी आप लोग याद रखिएगा, ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर साधारण जल और ग्रेफाइट दोनों एक साथ दे रखे हैं तो फिर वहां पर आप यूज करेंगे किसको, साधारण जल को, साधारण जल आ जाएगा। अब जैसे मान लो यही आपका सवाल दे रखा है, इसमें यहाँ पे रेडियम ना दे करके यहाँ पे आपको दे देता भारी जल, ठीक है, भारी जल अगर दे देता तब फिर आप यहाँ पे ऑप्शन क्या टिक करते, तो फिर हो जाता भारी जल हो जाता। तब सबसे पहले प्योरिटी पे कौन आता, भारी जल, ठीक है। साधारण जल भी नहीं होता, ग्रेफाइट भी नहीं होता। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, साधारण जल भी प्रयोग किया जाता है और ग्रेफाइट भी आपका मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे साधारण जल आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में आपको बताना है, CA3 डॉट ब्रैकेट में PO4 का होल ट्वाइस सूत्र के यौगिक में निहित परमाणुओं की संख्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है आपके परमाणुओं की संख्या। चलिए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। तो CA आपका कितना हो जाएगा, CA हो जाएगा आपका 3। इसके बाद में P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। ऑक्सीजन की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ऑक्सीजन 4 दे रखा है, 4 × का 2। सबको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा आपका 13। चीजें समझ आई, मतलब 3 2 5 और 4 2 8 है ना, 8 5 कितना हो गया, 13। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चीजें समझ आ गई। हमें लग रहा है ये वाला सवाल अभी आपको नहीं समझ में आया होगा। नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखो एक बार मैं पुनः आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नाभिकीय जो रिएक्टर होता है वहाँ पे मंदक के रूप में जो जो चीजें प्रयोग की जाती है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपका प्रयोग किया जाता है सबसे पहले आपका भारी जल, फिर इसके बाद आता है आपका साधारण जल, फिर इसके बाद आता है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। अब यहाँ पर तो भाई आपको ग्रेफाइट भी दे रखा है और साधारण जल भी दे रखा है। तो अगर जैसे मान लो आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि आप इनमें से बेस्ट चुनो, तो बेस्ट में सबसे अच्छा ही चुनोगे ना। तो यहाँ पर इसी लिहाज से यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका साधारण जल। चीजें समझ गए। चलिए अगला सवाल करो। अगले सवाल में आपको बताना है कि सवाल आपको दे रखा है, किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का
निम्नलिखित समान होता है, होती है, यानी कि जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक में क्या चीजें आपकी समान होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन आपको दे रखे हैं परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके बाद आपको कूट दे रखा है। तो देखो जो कोई भी समस्थानिक होता है, जो समस्थानिक में समान होता है, वो परमाणु संख्या भी समान होती है और कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो सही उत्तर जाएगा वह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल दे रखा है सबसे कम द्रव्यमान वाला कण निम्न में से कौन सा है जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा कम हो, तो वह है आपका फोटोन। अगला सवाल करते हैं 67 है, एचटीपी पर गैस के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं। एचटीपी पर गैस के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, हालांकि यह सवाल मैं आपको पिछले 2 वीडियोस में करा चुका हूं, यहां पर भी रिपीट हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 6.023 × 10⁻23, ठीक है। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 68। देखो क्वेश्चन नंबर 68 में मैंने हाइलाइटर लगा रखा है। क्यों हाइलाइटर लगा रखा है यह भी मैं आपको अभी बता देता हूं। यहां पर आपसे पूछा है, थोड़ा सा टाइम दो इरेज करने के लिए, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता इरेज करने में। दे रखा है हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है। हाइड्रोजन का जो एक परमाणु होता है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो आपको पहले हाइड्रोजन के बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन को आप भाई कैसे लिखते हो, हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक है किसकी बात कर रहा है, प्रोटियम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रोटियम की बात कर रहा है यहाँ पर। अब प्रोटियम को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 यही तो लिखते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पूछा क्या है, न्यूट्रॉन पूछा है, तो भाई जाहिर सी बात है यार, अब आप अपना वही फॉर्मूला लगा दो, A = P + का N। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 0। अब यहाँ पे मैंने हाइलाइटर क्यों लगा रखा है, तो चलिए मैं आपको एक सवाल में ले चलता हूँ जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था। यह सवाल है, यहाँ पर भी आपसे पूछा था पिछले वीडियो में, उदजन हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन संख्या कितनी होती है। और यहाँ पर जो मैंने आपको सही उत्तर बताया था, उदजन में जो आपकी न्यूट्रॉन संख्या होती है वो मैंने आपको 1 बताई थी। कारण क्या था, अब देखो यहाँ पे उदजन दे रखा है और उदजन का मतलब होता है आपका ड्यूटीरियम। क्या होता है, ड्यूटीरियम, यानी कि जिसको हम लोग ऐसे व्यक्त करते हैं या फिर हम लोग डी से लिखते हैं। अब यहाँ पर जब आप अपना फॉर्मूला लगाओगे A = P + का N, ठीक है। जब यहाँ ये आप अपना फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2 - का 1 = का 1। यानी कि अगर भारी जल ड्यूटीरियम की बात करें, यहाँ पर आपसे देखो ड्यूटीरियम पूछा था और इस वाले सवाल में जो अभी मैं करा रहा हूँ इस पे पूछ रहा है प्रोटियम की बात कर रहा है। तो देखो बिल्कुल भी एक शब्द का फर्क है, वहाँ पे उदजन लिख दिया और यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन लिख दिया। तो जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा, आपको हाइड्रोजन के जो तीनों समस्थानिक है, तीनों समस्थानिक पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन के जो आपके समस्थानिक होते हैं वो आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, वरना एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन, ये हो गया भाई आपका हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के जो आपके समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं, यह भी आपको बड़े प्यार से पता ही होगा। पहला होता है आपका प्रोटियम, क्या होता है, पहला होता है आपका प्रोटियम, दूसरा होता है आपका ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम आपका दूसरा होता है, और तीसरा होता है प्यारे दोस्त ट्राइटेरियम, ट्राइटियम। अब देखो इनको सबको व्यक्त कैसे करते हैं, तो सब में H तो कॉमन है भाई, इसको भी H, इसको भी H, इसको भी H। अब इसको तो H से ही व्यक्त करते हैं, ड्यूटीरियम है, ड्यूटीरियम को हम लोग D से भी व्यक्त करते हैं, और इसी प्रकार से टाइटेरियम को हम लोग T से व्यक्त करते हैं। इसकी परमाणु भार और परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 1 और 1। तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी वो जाहिर सी बात है भाई 0 हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका कितना होता है 2 और 1, और इसका कितना होता है 3 और 1। तो ये चीज़ आप याद रखना, क्योंकि सवाल आपसे किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकता है। तो चीज़ें आई होप यहाँ भी आपको समझ आ गई होंगी। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारा यहाँ पर, पूछा है विघटन नाभिक यानी कि रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसके बने पात्र में रखना चाहिए। यानी कि जो आपके विघटित पदार्थ होते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, उनको किस पात्र में रखना चाहिए। तो इसके लिए जो आपके रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थों को हमेशा आपके इस्पात या लोहे के पात्र में रखा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। क्यों ऐसा किया जाता है, अगर इनको स्टील या इस्पात के पात्र में नहीं रखा जाएगा तो ये विघटित हो जाते हैं। जैसे मान लो रेडियम है, तो रेडियम विघटित होकर के क्या बना देता है, रेडियम आपका विघटित होकर के रेडॉन बना देगा। तो इस कारण से रेडियम अपनी मूल अवस्था में रहे, इस वजह से इसको किसमें रखा जाता है, इस्पात के पात्र में रखा जाता है। अगला सवाल आपको दे रखा है यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। जॉन डाल्टन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील हेनरी तथा डेविड बोर या फिर मैडम क्यूरी। तो सही उत्तर सभी को पता है, आपकी मैडम क्यूरी जो है यह इससे संबंधित नहीं है। इसके बाद 71 नंबर दे रखा है, किसी तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। किस तत्व, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। इनमें से कोई एक ऐसा तत्व है जो मानक के रूप में लिया जाता है, ठीक है। तो वह है आपका कार्बन। अब कार्बन क्यों लिया जाता है, क्योंकि कार्बन जो होता है यहाँ पर आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि कार्बन की अगर हम बात करें Pne, इन सबकी संख्या जो होती है यह होती है आपकी 6। इस कारण से इसको मानक तत्व के रूप में लिया जाता है। चीजें समझ गए। चलिए अगला सवाल करते हैं, और अगला सवाल है यहाँ पर आपको बताना है, परमाणु विस्फोट में बृहद मात्रा में ऊर्जा का मोचन
किसके रूपांतरण के कारण होता है। ठीक है, परमाणु विस्फोट में बृहद मात्रा में ऊर्जा का रूपांतरण निम्न में से किसके कारण से होता है। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा द्रव्यमान का ऊर्जा में। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं। परमाणु विस्फोट में बृहद मात्रा में ऊर्जा का मोचन किसके रूपांतरण से होता है। तो द्रव्यमान का ऊर्जा में। चीजें समझ गए। चलिए अगला सवाल है और अंतिम सवाल है। इसमें भी मैंने हाईलाइटर लगा रखा है क्योंकि यह सवाल मैंने आपको पिछले फर्स्ट वीडियो में कराया था। सवाल आपको दे रखा है समस्थानिक यानी आइसोटोप तत्व ऐसे तत्व हैं, समस्थानिक आइसोटोप तत्व के वैसे परमाणु। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से आपका कोई एक सही होगा। समान परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, इसके बाद समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमान। चलिए अगला ऑप्शन दे रखा है परमाणु क्रमांक होता है पर परमाणु द्रव्यमान नहीं होता है। चलिए अगला सवाल, अगला ऑप्शन आपको दे रखा है, अगला ऑप्शन आपको दे रखा है परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान नहीं होता है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, इसके लिए जो आपका सही उत्तर जाएगा वह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड के लिए। एक्सप्लेन भी मैं इसको कर देता हूं, यानी कि समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमान। यही चीज तो होती है कि भाई जैसे अभी आपने हाइड्रोजन के समस्थानिक देखे थे तो सबका समान था भाई, हमने यही तो लिखा था एच। मैं फिर से ले लेता हूं, प्लूटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम, है ना। तो यहाँ पर क्या था, परमाणु क्रमांक तो सभी के जो परमाणु क्रमांक थे सभी के समान थे, यानी कि इसका भी 1 था, इसका भी 1 था, इसका भी 1 था। परमाणु क्रमांक तो सबका समान था, लेकिन क्या आपका जो परमाणु द्रव्यमान था, परमाणु द्रव्यमान समान था? नहीं था। इसका 1 था, इसका 2 था, इसका 3 था। यानी कि क्या होगा, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमान जिनके होते हैं वह आपके समस्थानिक होते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं जिनमें आपके न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है वह भी आपके समस्थानिक का कार्य करते हैं। तो आज का वीडियो सेगमेंट आपका यहीं पर समाप्त होता है। अगर चीजें आपको समझ में आई हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसका अगला पार्ट आपको कल मिल जाएगा, यानी कि 73 के आगे के जो सवाल हैं हम लोग कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। और पिछले जो सवाल हैं 1 से लेकर के 49 तक वो हम पिछले वीडियोस में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। जीव विज्ञान की भी आपकी सीरीज लगातार चल रही है और भौतिक विज्ञान की भी सीरीज आपकी लगातार चल रही है। सारे के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो सेगमेंट मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ स्टडी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।